शुरू करो शुरू करो, जहाँ से हो वहीं से शुरू करो। गलती होगी तो दोबारा से शुरू करो, पर शुरू करो और शुरू करो। पछताओगे शायद किसी चीज़ों के लिए अगर शुरू नहीं किया। तो वही है, शुरू करो और शुरू करो। मेहनत या जो है किसी चीज़ से डरो मत, लक्ष्य के प्रति लग जाओ। वही बात है, लक्ष्य के प्रति जो भी करना है उसको शुरू कर दो, बिना सोचे समझे शुरू कर दो। जहाँ पे हो, जैसी स्थिति है, किस चीज़ में कमज़ोर हो, किस चीज़ में नहीं हो, क्या अच्छा है, छोड़ो। जिस स्थिति में हो वहाँ से शुरू करो, बस शुरू करो। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। आप सभी बहुत अच्छे होंगे ऐसी मेरी उम्मीद है। आप सब अच्छा काम कर रहे होंगे। चलिए, करंट अफेयर की जो क्लास है आज, जो हम है 28 जून का करंट अफेयर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे का पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है गंगा, तीसरा दूसरा है चिनाब, तीसरा है महानदी, चौथा है फल्गु। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बताइए। और इससे संबंधित हमने पढ़ा है कि चिनाब नदी पर सबसे बड़ा जो है रेलवे पुल स्थापित किया, सबसे ऊंचा जो है रेलवे पुल स्थापित किया गया है। तो आप सभी को इसका आंसर आसानी से आ जाना चाहिए, जो है इसका चिनाब। ठीक है, तो उसका पहला ट्रायल, ये जो पुल बनाया गया है नदी पर, इसका पहला ट्रायल संपूर्ण कर दिया गया है और सफलतापूर्वक ये परीक्षण हो चुका है। चलिए, तो हम इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, आप सभी को पता है अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल मंत्री है, और साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन या सूचना संचार जो व्यवस्था है उस मंत्रालय का जो प्रभार है वो किस किस पर है? अश्विनी वैष्णव। और अश्विनी वैष्णव आप सभी जानते हैं कि रेलवे मंत्री भी वही है। चलिए, घोषणा की गई कि संगलदान रियायसी ट्रेन, कौन सा नाम है, इसको अच्छे से याद रखें। इस ट्रेन का नाम क्या है? इसी ट्रेन से जो है पहला ट्रायल हो सका है और संपन्न हुआ है, और सफलतापूर्वक ये संपन्न हुआ है। ट्रेन का नाम क्या है? संगलदान रियायसी ट्रेन। इसी के द्वारा ये परीक्षण जो है किया गया है, का पहला ट्रायल रन पूरा हो गया है। जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो चिनाब नदी पर स्थापित किया गया है। ये महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। चिनाब नदी जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ से संबंधित है, और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल स्थापित किया गया है। यह पुल जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी के ऊपर 359 190 फीट ऊपर बनाया गया है। ये 159 जो है ऊंचाई पर, मीटर ऊंचाई पर ये बनाया गया है। एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा। ठीक है, एफिल टावर से जो है ये 35 मीटर ऊंचा ये रेलवे पुल होगा। पेरिस फ्रांस में ये जो है एफिल टावर स्थापित है। देखिए, गंगा नदी के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये जो है हमारी राष्ट्रीय नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 25-25 मीटर, सभी को पता है। ठीक है, तो इससे आप सभी जानते हैं। और ये जो बांग्लादेश में अगर एंटर करती है तो इसको पद्मा बोला जाता है। यहाँ पर जो हमारा गंगा बोला जाता है, जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको पद्मा बोला जाता है। और पद्मा नदी पर ही चाइना की सहायता से जो है बांग्लादेश एक ब्रिज बनाने वाला है या बांध बनाने वाला है। ठीक है, किसकी सहायता से? चाइना की सहायता से बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश में एंटर करती है तो मैंने आपको बता दिया है, इसको पद्मा बोला जाता है। चिनाब नदी से हमने देख ही लिया है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर के स्याबा पहाड़ी से निकलती है महानदी। और जब ये उड़ीसा में एंटर करती है, कहाँ पर? उड़ीसा में एंटर करती है, तो वहाँ पर उड़ीसा में महानदी पर सबसे ऊंचा बांध बनाया गया। नदी पर सबसे ऊंचा बांध जो बनाया गया हीराकुंड। कौन सा है? सबसे बड़ा नदी बांध। क्वेश्चन में ऐसा आता है, सबसे बड़ा नदी बांध जो है वो हीराकुंड है, और वो महानदी पर स्थापित है उड़ीसा में। चलिए, फल्गु क्या है भाई? फल्गु जो है बिहार में, आप सभी ने सुना होगा, फल्गु नदी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है एक रबर डैम बनाया है। कौन सा रबर डैम पहले से बना दिया है, या उसका प्रस्तावित पहले ही उनने कर दिया था? ये बिहार से संबंधित है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या? दूसरा क्वेश्चन नहीं, जम्मू एंड कश्मीर से हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो हमने पढ़ रखे। कैनेविस मेडिसिन परियोजना जो है वो वहां पर है। भांग का प्रयोग किया जाएगा मेडिसिन में। भद्रवाह राजमा जो है उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज हमने पढ़ लिया है।
श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, उस पर स्टैचू ऑफ पीस, क्या है, स्टैचू ऑफ पीस स्थापित किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला जो शहर है वो है श्रीनगर। फिर है भाई कुंभवाड़ा जिले में बहुप्रतिष्ठित, एक मिनट 2 मिनट रुकिएगा, ये लाइट चली गई है। लाइट चली गई है तो आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा। चलिए, तो क्या है भाई, कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, कौन से जिले में, कुपवाड़ा जिले में जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित है, बंगस वैली फेस्टिवल। बंगस वैली फेस्टिवल जो है, जो हमने पहले भी पढ़ लिया है, कल भी हमने इसको रिवीजन, ये अब रिवीजन है आपका, कि जम्मू एंड कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर का युवा मतदान जागरूकता एम्बेसडर जो है, हमने कल पढ़ा था, सुरेश रैना को बनाया था। चलिए, इसकी जो राजधानी है श्रीनगर, उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला है CRPF, दूसरा है भारतीय सेना, फिर है भारतीय नौसेना, फिर है भारतीय वायुसेना। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए अगर किसी को पता है तो। चलिए, इसका जो आंसर है आप सब देख पा रहे होंगे, इस इमेज से आपको आंसर पता होगा। भारतीय वायुसेना ने जो है MI-17 हेलीकॉप्टर से आग बुझाने के लिए यह हेलीकॉप्टर तैनात किया है। किस अभ्यारण्य में, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के, कौन से भाई, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जो क्षेत्र है उसमें, और भाई बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में, ये बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र में आता है, और जो हिमालय के जो कुमायूं क्षेत्र है उसके मतलब संयोजित रूप से उन दोनों क्षेत्रों में ये विस्तृत है। कौन सा भाई, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। पैमाने पर लगी आग को नियंत्रित करने के लिए एक MI-17 हेलीकॉप्टर, इसको जरूर याद रखें, तैनात किया गया है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह एक संरक्षित क्षेत्र है। अभ्यारण्य जो है वो संरक्षित क्षेत्र होते हैं। यह हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के लगभग 33 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ठीक है, चलिए, वायुसेना भाई इसका मुख्यालय कहाँ है, भाई उसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। 1932 में इसकी स्थापना भाई 8 अक्टूबर 1932। वायुसेना के प्रमुख कौन है, विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी आप ऐसे याद रख सकते हैं तत्काल में भाई, तो वायु बा से बा और बा से विवेक, तो ऐसे याद रख सकते हैं थोड़ा सी ट्रिक्स के साथ। चलिए, क्या है भाई, सीआरपीएफ की जो भाई स्थापना दिवस है वो हम कब मनाते हैं, 27 जुलाई। कब मनाते हैं, 27 जुलाई। और इसके जो प्रमुख हैं वो है अनीश, क्या नाम है, अनीश दयाल। क्या नाम है इनका, इनके प्रमुख का, अनीश दयाल। और भारतीय सेना की जो हम स्थापना दिवस मनाते हैं वो हम मनाते हैं 15 जनवरी को। कब मनाते हैं, 15 जनवरी को ये दिवस, इसका भारतीय सेना का जो है हम दिवस मनाते हैं। इसका क्या है भाई, इनके जो प्रमुख हैं उनका नाम क्या, आप हमने सभी ने पढ़ रखा है कि जो मनोज सिन्हा है वो अभी लास्ट में जो है, मनोज पांडे जो है, सॉरी मनोज सिन्हा तो उसके उपराज्यपाल थे, मनोज पांडे जो है वो इसके प्रमुख हैं भारतीय सेना के, और जून में वो हटा दिए जाएंगे। दूसरे जून में या जुलाई में जो है दूसरे उस कार्यभार को संभाल लेंगे। उनका नाम क्या है, उपेंद्र द्विवेदी। क्या नाम है, उपेंद्र द्विवेदी। चलिए, जो है भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी भाई, स्थापना दिवस हम कब मनाते हैं, 4 दिसंबर। कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को हम ये मनाते हैं। और इसका स्थापना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर। चलिए, और इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम क्या है, दिनेश त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। आप सभी लिख लें। और इसके कौन है, हम मैंने आपको बता दिया है, वो लिख लें, अनीश दयाल इसके प्रमुख हैं। और वायुसेना के बारे में हमने पढ़ लिया है कि विवेक जी इसके प्रमुख हैं, और इसकी स्थापना हमने पढ़ ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है। चलिए, ऑप्शन है आपके सामने, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। बताइए इसका आंसर, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मंदसौर लिख रहा है,
तो आपको पता होना चाहिए मंदसौर कहाँ है। तो मंदसौर भाई हमारे मध्य प्रदेश में, जो राजस्थान की सीमा मतलब बॉर्डर पर स्थित है, हमारे मध्य प्रदेश का राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र वहां पर। तो हमारे मध्य प्रदेश ये इसका आंसर है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की तैयारी कर ली है। आपने सुना होगा 2022 में कूनो पालम जो राष्ट्रीय उद्यान है श्योपुर में स्थापित है, वहां पर जो है वो नामीबिया से चीते लाए गए थे। तो अब ये दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का ऐसा होने वाला है, पूरे देश का ही, मध्य प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का ही ऐसा स्थान जहां पर चीतों को रखने का कल्पना की जा रही है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। पहला कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे मध्य प्रदेश में है, दूसरा गांधी सागर अभ्यारण्य जो भी हमारे मध्य प्रदेश में है। चलिए, तो जो भारत के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद चीतों का दूसरा घर होगा। बता दें कि 17 सितंबर 2022 को एमपी के श्योपुर जिले में, जो मैंने बता दिया है आपको, 8 नामीबियाई चीतों को बाड़ों में छोड़ा गया था। कहां पर छोड़ा गया था? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में श्योपुर में छोड़ा गया था। कितने? 8 चीतों को। संख्या याद रखें, ये संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है। तो दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया था। उसके बाद जो है 12 और चीते लाए गए थे। चलिए, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य को साल 1974 में अधिसूचित किया गया था और राजस्थान की सीमा पर ये स्थित है। इसको अभ्यारण्य की श्रेणी कब दी गई थी? 1974 में। लाइट आ गई है, मैं एक बार लाइट चालू करके आती हूँ। चलिए, हाँ, तो पश्चिम बंगाल से हमने कौन कौन से एक तो देखो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है भाई? बक्सा। मैं बोलते जाऊंगी, आप लिखते जाएं, ठीक है? जालदापारा, जल्दापारा लिख लीजिए। जल्दापारा लिखने में क्या देरी हो जाती है? जालदापारा, बक्सा, ये राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के, हरियाणा के हमने पढ़ लिए हैं। सुल्तानपुर एक था, कौन सा था भाई? सुल्तानपुर। और कलसेर, क्या नाम है? कलसेर और सुल्तानपुर हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान है। और गुजरात के आप सभी को पता है गिर राष्ट्रीय उद्यान तो फेमस है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ब्लैक बक, क्या है? ब्लैक बक। और एक और है मरीन, गिर, ब्लैक बक, मरीन, ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आप सभी लिख लें, मैंने तीनों के बता दिया। मध्य प्रदेश के तो बहुत सारे हैं, हमने देख ही लिए, कूनो, पेंच, कान्हा, बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए, अब क्या है भाई इसकी राजधानी? ये सभी को पता है, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो जो मध्य प्रदेश वासी हैं उनको तो पता होना चाहिए। भोपाल इसकी राजधानी। मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव, और मंगू भाई पटेल जो है इसके राज्यपाल हैं। और जो लोकसभा और राज्यसभा सीटें हैं, लोकसभा 29 है और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 है। अब रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां राष्ट्र टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, ये हमने पढ़ रखा है। 53 जो है वो उत्तर प्रदेश का रानीपुर है। 53वां टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का 53वां टाइगर रिजर्व है, या पूरे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थापित है, रानीपुर। चलिए, ग्वालियर यूनेस्को के द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया। ग्वालियर को यूनेस्को के द्वारा संगीत शहर की श्रेणी दी गई है। सांची को सोलर सिटी के बारे में पता, मतलब पहली देश की ऐसी सिटी है जो सोलर सिटी के नाम से जानी जाती है। नर्मदा लोक किसको घोषित किया गया है या उसको नामित किया गया है? अमरकंटक। किसको? अमरकंटक। सिविल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत शहडोल से हुई, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, मोदी जी ने की थी। शहडोल से एनीमिया जो खून की कमी होती है उससे उभरने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। सचिन तेंदुलकर, दूसरा है रविचंद्रन अश्विन, फिर है सौरभ गांगुली, वी एस लक्ष्मण। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? शकल देख के आप बता सकते हैं, और ये जो है बुक का फ्रंट पेज देख के आप बता सकते हैं कि रविचंद्रन अश्विन जो है इसके ये आत्मकथा उनकी है, उन्होंने ही लिखी है। और सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? प्लेइंग इट माय वे। लिख लीजिए, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, सचिन तेंदुलकर ने, प्लेइंग इट माय वे। और ये सौरभ गांगुली जो है इन्होंने लिखी है अ सेंचुरी इट्स नॉट इनफ। क्या है? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है वो सौरभ गांगुली की
आत्मकथा है। इन्होंने कौन सी लिखी है? VBS लक्ष्मण ने लिखी है 281 एंड इट्स बियॉन्ड। क्या है? 281 एंड इट्स बियॉन्ड। ये किसकी आत्मकथा है? लक्ष्मण जी की आत्मकथा है, और जो अभी हमने देख ली है। चलिए, भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोर का विमोचन किया है। अश्विनी जी ने ये अपनी आत्मकथा लिखी है। 5वां क्वेश्चन है, इस वर्ष साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, गौरव पांडे, प्रभा शर्मा, एम कृष्णा, गुलजार। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है गौरव पांडे। युवा साहित्यिक जो अकादमी युवा पुरस्कार है 2024 का, वो किसको प्राप्त है? गौरव पांडे को। किसको प्राप्त है? गौरव पांडे को ये प्राप्त है। और देखिए, प्रभा जी जो है, इनको क्या है? सरस्वती सम्मान। लिख लीजिए, सरस्वती सम्मान 2024 प्रभा वर्मा को प्राप्त है। और एम कृष्णा जो है, उनको क्या प्राप्त है? उनको संगीत कला निधि 2024 का पुरस्कार प्राप्त है। गुलजार, और इसके साथ एक और जोड़ लीजिए, रामभद्राचार्य जी जो हैं, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुलजार और रामभद्राचार्य 2 व्यक्ति हैं, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी लेखक गौरव पांडे को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 उनको प्रदान किया गया है। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, 129, 126, 159, 176। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है 176। क्या है? 176 इसका आंसर है। ये और देख लीजिए ऑप्शन, ये जो है गैप इंडेक्स, जो गैप इंडेक्स सूचकांक है, उसमें हमारी रैंकिंग कितनी है? 129, जो हमने पढ़ रखा है। एक खुशहाली और शांति का सूचकांक दिया जाता है, उसमें हमारे भारत की रैंकिंग है 126। और जो है गैप इंडेक्स के मामले में सबसे टॉप पर रहा था आइसलैंड, और हमारी भारत की रैंकिंग ये है। और खुशहाली और शांति की जो रैंकिंग है, उसमें हमारी भारत की रैंकिंग 126 है। और खुशहाली में जो सबसे टॉप पर रहा है वो है फिनलैंड, और शांति के मामले में जो सबसे टॉप पर रहा है वो आइसलैंड। और ये जो है भाई, ये रैंकिंग क्या है? ये रैंकिंग इसलिए दी जाती है, इस रैंकिंग के बारे में आप बताएंगे, हमने शायद परसों ही पढ़ा है इसके बारे में, तो इस रैंकिंग के बारे में आप कमेंट में आंसर जरूर देंगे। ठीक है, जरूर से जरूर इसका आंसर दें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं जरूर देखूंगी। और इसकी रैंकिंग मैंने आपको बताई दी है कि इसकी रैंकिंग क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार भारत के 180 देशों में से 176वां स्थान प्राप्त हुआ है। 22 की तुलना में जब यह सूचकांक में सबसे नीचे था, यह एक छोटी सी बढ़त दर्शाता है। ये सबसे नीचे वह स्थान पे था, 180वें स्थान पे था, पर अब इसने थोड़ी सी, हमारे भारत ने थोड़ी सी रैंकिंग अपनी ऊपर की है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2024 के आंकड़े बताते हैं कि 180 देशों में भारत 27.6 अंकों के साथ 176वें पायदान पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखें। वही जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है, इस पर हमारी रैंकिंग कितनी है भाई? इस पे हमारी रैंकिंग है 133। कितनी है? 133। इन दोनों पॉइंटों को बहुत अच्छे से याद रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, 14 जून, 15 जून, 17 जून और 12 जून। बताइए इसका आंसर। आंसर आपको दिख रहा होगा भाई, 17 जून को जो है ये हम दिवस मनाते हैं, विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम जो है वो दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या है, इसका ये आंसर है। और 14 जून को हम रक्तदाता दिवस मनाते हैं, इसको लिख लीजिए, 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाते हैं। 15 जून को जो है पवन ऊर्जा दिवस मनाते हैं, 15 जून को पवन ऊर्जा दिवस। और जो 12 जून है उसमें बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 17 जून को हमने पढ़ लिया है, मरुस्थली एवं सूखा दिवस मनाया जाता है। मरुस्थली एवं सूखा दिवस वैश्विक आयाम के मुद्दे हैं,
समस्या दुनिया के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और इन्हें संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है। विशेष रूप से अफ्रीका इस समस्या से पीड़ित है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सूखा और मरुस्थल स्थापित है, बहुत ज़्यादा व्याप्त है ये समस्या। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र जो है इसके प्रति कुछ चीज़ें करता रहता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन असेंबली ने जो है दिसंबर 2094 में अपनाए गए इस संकल्प के माध्यम से 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की का दिवस जो है घोषित किया। ये कब घोषित किया इस दिवस को? 1994 में, कि हम 17 जून को मरुस्थल एवं सूखा दिवस 1994 से हम इसको मनाते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, सिक्किम, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इनका चेहरा देख के शायद आप बता पा रहे होंगे, किससे क्लू लगा पा रहे हैं कि ये किसके मुख्यमंत्री हैं। तो इसका जो आंसर है वो है असम। क्या है? असम की जो सरकार है उनके द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए तो ये योजना चलाई जा रही है। योजना का नाम क्या है? नुजुत मुइना। नाम याद रखें, नुजुत मुइना जो है वो असम सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई है। नुजुत मुइना क्लास यानी कक्षा 11 और 12वीं के लिए जो है वो छात्रों के लिए 1000 रुपये देंगे जो 11वीं और 12वीं में होंगे, और छात्रों के भाई जो डिग्री कर रहे होंगे उनको 1250 रुपये वो प्रदान करेगी, यानी 1250 रुपये प्रदान करेगी। और जो स्नातक करेंगे भाई, स्नातक करने वाले छात्रों को जो है 2500 रुपये ये मासिक जो है मुआवजा प्रदान करेगी, जिसका उद्देश्य महिला छात्रों को वित्तीय बाधाओं के बिना अपनी शिक्षा जारी रखने की सहायता मिलेगी। महिला जो है, लड़कियां जो है, उनको बाल विवाह रोकने के लिए उनकी जल्दी शादी ना हो, उससे पहले वो पढ़ लिख जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, ऐसी जो है वो स्कीम असम सरकार ने चलाई है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, बाल विवाह को हतोत्साहित करना यानी कम करना, ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान करके यह लड़कियों को सशक्त बनाने और शादी में देरी करने का प्रयास करना, जिससे उसके सामाजिक एवं आर्थिक विकास का उसको बढ़ावा मिल सके। देखिए सिक्किम के जो हमने मुख्यमंत्री पढ़े थे भाई, प्रेमा सिंह खाटू, प्रेमा सिंह खाटू, सॉरी प्रेम सिंह तमांग जो है वो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और जो खाटू जी हैं वो अलग थे, वो तो अरुणाचल प्रदेश के हैं, ठीक है, वो मैंने गलत बोल दिया। अरुणाचल प्रदेश के प्रेमा खाटू जी हैं और सिक्किम के जो है प्रेम सिंह तमांग जो है इसके मुख्यमंत्री हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? हेमंत विश्व शर्मा। क्या नाम है? हेमंत विश्व शर्मा जो है वो असम के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मोहन चरण मांझी। क्या नाम है? मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं चंद्रबाबू नायडू। क्या नाम है? चंद्रबाबू नायडू इसके मुख्यमंत्री का नाम है। राजधानी जो है असम की दिसपुर है भाई। और हेमंत विश्व शर्मा मैंने बता दिया है इसके मुख्यमंत्री। गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल हैं और नेशनल पार्क काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इसके राष्ट्रीय उद्यान है। असम राज्य के परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक वाहन टैक्सी, असम में जो है भारत की पहली 100% जो है इलेक्ट्रिक जो टैक्सी है वो असम में चलाई गई है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। असम और उल्फा गुट के बीच में एक समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र बैली फेस्टिवल जो है, बैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है भाई? गुवाहाटी में। 8वां ब्रह्मपुत्र बैली फिल्म फेस्टिवल जो है वो गुवाहाटी असम में कंप्लीट हुआ है। और गुवाहाटी असम में आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी यहाँ पर संभावित हुए हैं। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रमाण पत्र मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से पढ़ें। असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत विश्व शर्मा। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप में सम्मानित किया गया है। फिर उनके मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है। ये किसने किया है? असम ने ऐसा किया है। 9वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो चुकी हैं? ये क्वेश्चन जो है हमने पहले पढ़ रखा है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। इसका जो आंसर है भाई वो है रुचिरा कंबोज। क्या नाम है? रुचिरा कंबोज। ये है रुचिरा कंबोज।
कम्बोज। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ते हैं आगे क्या है, देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज 35 साल की सेवा के बाद रिटायर हो चुकी हैं। इसके दौरान उन्होंने भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को, कहाँ कहाँ, भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में कार्य किया है। इन्होंने 2 अगस्त 2022 को यूएन में, यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत का पद ग्रहण किया था। 2022 में उन्होंने ऐसा किया था, इसकी स्थायी राजदूत बन गई थी यूनाइटेड नेशन की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई। न्यूयॉर्क, अमेरिका इसका जो है मुख्यालय है। एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हैं और सदस्य जो है 193। लास्ट जो सदस्य है वो दक्षिण सुडान जो है 193वां जो सदस्य है वो दक्षिणी सुडान है। कौन सा है भाई? दक्षिणी सुडान। देखिए अक्षता कृष्णमूर्ति जो है वो नासा में मार्स रोवर ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला है। कौन? अक्षता कृष्णमूर्ति। अब क्या है भाई, गीता गोपीनाथ जो है वो कौन है? वो IMF, कौन है भाई? IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसकी डिप्टी MD है। कौन? गीता गोपीनाथ डिप्टी MD है IMF की। ठीक है, और MD का नाम क्या है इसकी? MD कौन है भाई? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। आप लिख लेना क्रिस्टोलिना, या मैं आपको बता दे रही हूँ, क्रिस्टोलिना जॉर्जीवा। ठीक है, ये IMF की MD है और डिप्टी MD कौन है? ये भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ। और कौन भाई? अंशुला कांत। अंशुला कांत कौन है भाई? ये वर्ल्ड बैंक की जो है वो CFO है, वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक आप सभी जानते हैं, ठीक है, उसकी कौन है? CFO। CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर। चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो है वर्ल्ड बैंक की चीफ फाइनेंस ऑफिसर, उनका नाम क्या है? अंशुला कांत। इसको आप लिख लें। और रुचिरा कंबोज के बारे में हमने पढ़ लिया है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी क्वेश्चन रिविजन के लिए है और आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है। क्या है इसका आंसर? प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो है वो लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। लोकपाल का नाम क्या है? अजय माणिक राव खानविलकर जो अभी नियुक्त हुए हैं, नए लोकपाल हैं, उनके सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। ये है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। राजीव गौबा जो है ये कैबिनेट जो है उसके सचिव, सॉरी सेक्रेटरी हैं। राजीव गौबा जो है कैबिनेट के सेक्रेटरी हैं। और एक और चीज, LGBT के अध्यक्ष भी यही है। चलिए, किशोर मकराना जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकराना। सुमन बेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम क्या है? सुमन बेरी। और अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, और प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो है आप सभी को पता है कि वो लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त हैं। IAS अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। लोकपाल एक बहुसदस्यीय जो है वो निकाय, हमने पढ़ रखा है। 8 एक अध्यक्ष हो सकता है और 8 सदस्य हो सकते हैं। और इसमें 50% जो है विधि के जानकार या कानून के जानकार या न्यायिक सदस्य होने अनिवार्य रूप से होना चाहिए, 50%। और लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा चयन समिति के सिफारिश से की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा होती है चयन समिति की सिफारिश से उसके सदस्यों की नियुक्ति। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।